16 जनवरी 2025 के दिन जब आप सुकून से अपने बेडरूम में सो रहे थे तो धरती से तकरीबन 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में कुछ ऐसा हो रहा था जो अब तक सिर्फ कुछ ही देश कर पाए थे। 2 सैटेलाइट चेजर और टारगेट 28,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती का चक्कर लगा रहे थे। इनका काम था डॉक करना। कॉमन भाषा में कहें तो इतनी स्पीड में बिना 1 मिलीमीटर की गलती किए आपस में जुड़ना। अगर कुछ भी 19-20 होता तो 370 करोड़ रुपए के साथ साथ इसरो की 5 साल की मेहनत भी स्पेस में जलकर खत्म हो जाती। इस मिशन में होना यह था कि दोनों सैटेलाइट्स जो बंदूक की गोली से 10 गुना ज्यादा रफ्तार में धरती के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें आपस में थ्रस्टर और सिग्नल के जरिए कम्युनिकेट करना था। इसके बाद टारगेट अपनी स्पीड को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड कम करता और दोनों आपस में जुड़ जाते। पर क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। 16 जनवरी 2025 के दिन भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने स्पेस में सक्सेसफुली डॉकिंग की। इस एक मिशन ने इसरो की काबिलियत को फिर से साबित कर दिया और उन लोगों में और उम्मीद जगा दी जो स्पेस रिसर्च को अपना पैशन मानते हैं। अगर हम इसरो की सक्सेस स्टोरी सुनाने लग जाएं तो भाई 10 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। आप यहां वाह इसरो करते रह जाएंगे, लेकिन कहानी चलती रहेगी। फिर चाहे वो चांद पर पानी ढूंढने की बात हो या पहली ही कोशिश में मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाने की, या फिर पहली बार में ही चांद के साउथ पोल पर उतरने का मिशन हो। लेकिन सवाल ये आता है कि आज हम इसरो के बारे में इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, गर्व करते हैं, तो ये प्राइड आया कहां से? क्या आपने कभी इस सक्सेस के पीछे की मेहनत सुनी या देखी है? एक दौर था जब भारत दूसरे देशों से स्पेस रॉकेट के पुराने और सेकंड हैंड पार्ट्स मंगवाता था क्योंकि नए खरीदने के पैसे नहीं होते थे। एक तरफ जहां देश भूखमरी और कम्युनल टेंशन से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना लगातार हमारे बॉर्डर पर कब्जा करने में लगे हुए थे। ऐसे में स्पेस प्रोग्राम की बात करना अपने आप में एक मजाक था, लेकिन कुछ लोग थे जो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इसरो को स्क्रैच से किन लोगों ने बनाया, कितनी मेहनत करनी पड़ी और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कहानी शुरू होती है अब। रॉसकॉस्मोस के साइंटिस्ट कोरोलेव और कुछ जर्मन साइंटिस्ट ने R1 रॉकेट को अपडेट करके R7 रॉकेट बना लिया था। 14 अक्टूबर 1957 7:28 पर बैकनूर कॉस्मोड्रोम साइट कजाकिस्तान से एक रॉकेट लॉन्च होता है, स्पुतनिक 1। इस एक एक्सपेरिमेंट ने मानो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका तो पहले से ही कोल्ड वॉर के चलते सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने में लगा था। Of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. And the others too. लेकिन इस एक सैटेलाइट ने अमेरिका को दिखा दिया कि वो अभी तक टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे है। लेकिन मॉस्को से 5,500 किलोमीटर दूर और 3 लोग इसे देख रहे थे। वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखने वाले थे जो हिंदुस्तान के लिए माइलस्टोन साबित होने वाली थी। ये 3 लोग थे डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी और इसके चलते साराभाई को इंग्लैंड छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। कुछ समय बाद उन्हें बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपनी पीएचडी पूरी करने का मौका मिला, वो भी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सीवी रमन की निगरानी में। और यहीं होमी भाभा और विक्रम साराभाई की मुलाकात हुई। कुछ मुद्दों पर उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे, लेकिन साइंस को लेकर दोनों एक ही जुनून रखते थे। जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। साल 1945 साराभाई वापस कैम्ब्रिज चले जाते हैं। 15 अगस्त 1947 देश आजाद होता है और उसी समय होमी भाभा नेहरू जी को यह समझाने में लग जाते हैं कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर की कितनी जरूरत है। नेहरू जी अच्छी तरह जानते थे अगर देश को तकलीफों से कोई निकाल सकता है तो वे साइंटिस्ट ही हैं। उनके सामने अमेरिका का एग्जाम्पल था। 1947 से 1951 तक नेहरू जी खुद गवर्निंग काउंसिल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रेसिडेंट रहे। उन्हें यह भी पता था कि अगर काबिल लोगों के हाथों में जिम्मेदारी होगी तो जल्द ही रिजल्ट दिखने लगेंगे। उन्होंने डॉक्टर SS भटनागर को CSIR का पहला डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट किया। अब कहानी
कहानी वापस वहीं आती है जहां से शुरू की थी। 14 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेज चुका था। वहीं अमेरिका इसे देखकर लगातार वैनगार्ड रॉकेट को लेकर एक के बाद एक फेल एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। उतने में सोवियत यूनियन ने दूसरा रॉकेट 9 नवंबर 1957 को लॉन्च करके स्पुतनिक 2 को भी सक्सेसफुल लॉन्च कर लिया था, वो भी एक कुत्ते के साथ जिसका नाम रखा गया लाइका। देखा जाए तो लाइका वो पहली जीव बनी जिसने पृथ्वी के बाहर की दुनिया देखी। इधर अमेरिका भी नासा की स्थापना कर चुका था और सिर्फ इसके 3 महीने के अंदर 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर 1 नाम से अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास में स्पेस रेस के नाम में जाना गया। इसी रेस में कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए, यही इन लोगों के दिमाग में भी आया। सिर्फ कुछ महीनों में एक नया गवर्नमेंट रेजोल्यूशन तैयार किया गया और इसे 1 मार्च 1958 को पास भी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी हमें 3 साल लग जाते हैं स्पेस मिशन के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था उस समय देश की स्थिति। याद कीजिए, ये वो दौर था जब देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। ठंड, मलेरिया और भूख से लोगों की मौत होना आम सी बात थी। ये वो समय था जब खेती से इतना अनाज नहीं होता था कि लोगों का पेट भरा जा सके। अमेरिका जब चाहता अपने अनाज के जहाज वापस मोड़ लेता था। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर तंबू गाड़े बैठे थे क्योंकि बंटवारे को कुछ ही समय हुआ था। बाहर से अनाज इंपोर्ट करने के लिए पर्याप्त डॉलर भी नहीं थे। डॉक्टर भाभा ने नेहरू जी को लगातार समझाना जारी रखा कि भारत को स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है और आने वाले समय में यही देश हमें इसके लिए याद रखेगा। वहीं साराभाई भी नेहरू जी को लेटर लिखते कि स्पेस प्रोग्राम से भारत के गरीब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आखिरकार अगस्त 1961 में नेहरू जी ने DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को ऑर्डर दिया कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर एक डिपार्टमेंट की शुरुआत की जाए। उस समय DAE के चेयरमैन होमी भाभा थे। सिर्फ 5 महीनों में भाभा ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना की और फरवरी 1962 में विक्रम साराभाई को इनकोस्पार का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। साथ ही R अरविंदन, APJ अब्दुल कलाम, HGS मूर्ति, रामाकृष्णन राव और D ईश्वर दास को भी इसमें शामिल किया गया। इन्हें इसरो के फाउंडिंग मेंबर भी कहा जा सकता है। लेकिन मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थी। जिन लोगों के पास स्पेस रिसर्च के नाम पर सिर्फ पेन और पेपर थे, वो भला रॉकेट कैसे बनाते? लग रहा है ना मुश्किल, लेकिन साराभाई को ऐसा नहीं लगा था। साराभाई के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक सुपर पावर थी, किसी को भी कन्विंस करने की, और उन्होंने इसी का इस्तेमाल किया। शुरुआती दौर में साराभाई ने अपने नए इंजीनियर्स को स्पेस और रॉकेट साइंस समझाने के लिए कई देशों का दौरा करवाया। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जापान और सोवियत यूनियन शामिल थे। साथ ही उन्होंने कई देशों और कंपनीज से रॉकेट बनाने के लिए जरूरी सामान को लेकर भी मदद मांगना शुरू किया। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया के ज्यादातर देश या तो अमेरिका के साथ में थे या सोवियत यूनियन के, लेकिन भारत ने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाकर किसी भी सुपर पावर को नाराज करने का जोखिम नहीं लिया। हालांकि इसी दौरान 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया और हमें अक्साई चीन खोना पड़ा। इस घटना के बाद होमी भाभा ने नेहरू जी को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सलाह दी, लेकिन जब यह बात कमेटी में उठी तो साराभाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, देश को बॉम्ब की नहीं, अनाज की जरूरत है। हालांकि बाबा अपने डिसीजन पर डटे रहे। आगे चलकर साराभाई ने भी भारत को न्यूक्लियर नेशन बनाने में योगदान दिया। जब इंजीनियर्स ट्रेनिंग पर थे, तब साराभाई को रॉकेट लॉन्च के लिए किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के करीब हो। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट आसान से घूम सकता है। इस काम के लिए चुना गया केरला का एक गुमनाम फिशरमैन विलेज थुम्बा। ये बस एक कोइंसिडेंस था जिसका साराभाई ने तुरंत फायदा उठाया। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों को यह समझाना कि हम क्या करने वाले हैं काफी मुश्किल था। गांव में सिर्फ एक ही पक्की बिल्डिंग थी, सेंट मैरी मैगडलीन चर्च। जब साराभाई ने चर्च के प्रीस्ट से बात की तो वो मान गए और अपने लोगों से कहा, मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं, लेकिन इनका कहना है कि इससे हमारी मदद होगी। भारत के पहले रॉकेट लॉन्च का ज्यादातर सामान दूसरे देशों से आया था। अमेरिका से साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे और कुछ ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स, फ्रांस से सोडियम वेपर
पेलोड। सोवियत यूनियन से मिन्स्क कंप्यूटर, वाइब्रेशन टेबल, हेलीकॉप्टर और बोट आदि मिले थे। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब साराभाई विज्ञान और कई लोगों के भविष्य के दरवाजे खोलने वाले थे। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा के कोस्ट से एक साउंडिंग रॉकेट ने उड़ान भरी। इसी के साथ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का भी जन्म हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाला समय और भी ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला था। जल्द ही साराभाई ने अपने नए ट्रेंड इंजीनियर्स को कई टीम्स में बांट दिया और सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिए। इनमें एपीजे अब्दुल कलाम और एचजीएस मूर्ति जैसे साइंटिस्ट शामिल थे। साल 1964 टोक्यो में ओलंपिक गेम्स का इवेंट चल रहा था। पहली बार ये गेम्स अमेरिकन सैटेलाइट सिनकॉम 3 के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे। जब साराभाई ने ये देखा तो उन्हें समझ आ गया कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में आगे ले जाना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फंडिंग की थी। जहां उन्हें हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं इस मिशन के लिए उन्हें 100 करोड़ की जरूरत थी। इसी बीच नेहरू जी की भी डेथ हो जाती है। उनकी जगह आए नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। शुरुआत में शास्त्री जी ने इस योजना में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उन्हें भी समझ आ गया कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है। जल्द ही शास्त्री जी ने 4 करोड़ के एनुअल बजट को बढ़ाकर 108 करोड़ रुपए कर दिया। लेकिन ये बजट मिलना भी इतना आसान नहीं था। उन्हें साबित करना था कि वे इस पैसे से कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिसर थुम्बा पहुंचा ये देखने के लिए कि साराभाई इस बजट से क्या हासिल कर रहे हैं, तो उसके सामने एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट ने कुछ ही मीटर की उड़ान भरी और फट गया। ये एक बड़ी मुसीबत का संकेत था। जब ऑफिसर ने साराभाई से पूछा कि अब आगे क्या किया जाए, तो साराभाई ने वही किया जिसमें वे सबसे माहिर थे, कन्विंस करना। उन्होंने ऑफिसर को यकीन दिला दिया कि उनका हर एक पैसा देश के लोगों के काम आएगा। लेकिन तब तक एक और मुसीबत आन पड़ी। 26 जनवरी 1966 को होमी भाभा का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अब सवाल उठा कि भाभा की जगह कौन लेगा। तब साराभाई ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कमांड संभाली। अब उनके पास 2 बड़ी जिम्मेदारी थी, देश को स्पेस पावर के साथ साथ न्यूक्लियर पावर बनाना। अब उन्होंने दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। साल 1967 में गुजरात के अहमदाबाद में साराभाई ने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ऑफ कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना की। इस प्रोग्राम में 2 फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की मदद ली गई। साथ ही 200 इंजीनियर्स की भी मदद ली गई, जिनमें कई लोग दूसरे देशों से आए थे। इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के साथ साथ थुम्बा में भी एक फ्रेंच कंपनी की मदद से रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट आरपीपी और रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बिल्ड कराया गया। इसके बाद मानो साराभाई रुके ही नहीं। थुम्बा के स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में उन्होंने कई लोगों को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से लेकर अलग अलग प्रकार के साउंड रॉकेट बनाने का काम सौंपा। कुछ ही महीनों में भारत के पास अपने बनाए रॉकेट्स की भरमार हो गई। फिर साल आया 15 अगस्त 1969, इंडिया का 22nd इंडिपेंडेंस डे। इसी दिन इनको स्पार्क का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। ये नाम भी मानो वरदान साबित हुआ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 30 दिसंबर 1971 को एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। विक्रम साराभाई नहीं रहे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी मौत को लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब इसरो की कमांड किसे दी जाए। MGK मेनन को कुछ समय के लिए चेयरमैन बनाया गया, लेकिन इसरो को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत थी। फिर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिन्होंने पूरे इसरो का मानो काया पलट कर दिया, सतीश धवन। जहां साराभाई का मानना था कि भारत को ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट की जरूरत है, वहीं सतीश धवन का मानना था कि भारत को हर उस सैटेलाइट की जरूरत है जो बाकी देशों के पास है। उनकी लीडरशिप में इसरो के काम में जबरदस्त तेजी आई। जल्द ही इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर खुद को एक न्यूक्लियर पावर देश बना लिया था। वो अलग बात है कि इसके कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया था, तो हम खुलकर नहीं कह सकते थे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, वरना अमेरिका हम पर कई सैंक्शंस लगा देता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया था। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। इसी दौरान इसरो ने भी कमर कस ली। 19 अप्रैल 1975 आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्यभट्ट।
ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसे पूरी तरह से इसरो ने ही डिजाइन, मैन्युफैक्चर और असेंबल किया था। आर्यभट्ट को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट के साथ वोल्गोग्रेड लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया और यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। इसरो की सक्सेस के पीछे रशिया का भी बहुत बड़ा योगदान था। आगे चलकर रशिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन भी दिए, जो किसी भी रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आज भी हम इस इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतिहास रचना तो अभी बाकी था। आर्यभट्ट के लॉन्च के तुरंत बाद ही सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम को रोहिणी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया। साथ ही कई छोटे और मीडियम कैटेगरी के लॉन्च व्हीकल डेवलप करने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपने नाम्बी नारायणन का नाम तो सुना ही होगा। यही वो शख्स थे जो बिखरते सोवियत संघ से एडवांस्ड क्रायोजेनिक इंजन लेकर आए थे। वो अलग बात है कि बाद में उन्हें झूठे आरोपों में फंसा दिया गया और वो इंजन भी बर्बाद हो गया। सतीश धवन ने नाम्बी नारायणन को भी लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल इंजन डेवलप करने की जिम्मेदारी दी। वहीं वो खुद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम पर काम करने लगे, जो 1980 के दशक में भारत को एक नई दिशा देने वाला था। 18 जुलाई 1980 पहली बार इसरो ने पूरी तरह से भारत में बना सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया। श्री हरिकोटा से रोहिणी 1 सैटेलाइट को SLV-3 की मदद से लॉन्च किया गया। यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया जिसने अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में बखूबी प्लांट किया। इसके कुछ ही समय बाद रोहिणी से मिले डेटा की मदद से इनसेट की सीरीज को 1983 से लॉन्च करना शुरू कर दिया गया, जिसमें आने वाले समय में इंडिया को कम्युनिकेशन रेडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग, मेटियोरोलॉजिकल स्टडी, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और सबसे बड़ी चीज डिजास्टर मैनेजमेंट करने में काफी मदद मिली। आपको दूरदर्शन और BSNL तो याद ही होगा। इसके बाद जल्द ही इसरो ने GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब 1999 के कारगिल वॉर के समय अमेरिका ने भारत को GPS सैटेलाइट सिस्टम देने से मना कर दिया था। लेकिन 1 जुलाई 2013 में इंडिया ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नेविक लॉन्च कर दिया। अब नेविक इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों पर भी नजर रखने में कैपेबल है। इसकी वजह से ही हम उरी और बालाकोट वाला स्ट्राइक कर पाए थे। इसके बाद इसरो ने आर्मी, रेलवे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनीज के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर दिया। लेकिन इसरो को सबसे बड़ी कामयाबी मिली अक्टूबर 22, 2008 में, जब इसरो ने अपने पहले मून मिशन के चलते चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसने ये पता लगाया कि चांद पर पानी भी है। ये एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी थी। साल 2014 में इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया, जब मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम के तहत भारत पहली ही कोशिश में मार्स के ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने वाला पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत ने यह कारनामा सबसे कम लागत सिर्फ $74 मिलियन में कर दिखाया, जो हॉलीवुड मूवी की ग्रेविटी फिल्म से भी सस्ता था। हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, टेक्नीशियनों ने मार्स मिशन का कम खर्चे में पूरा किया। इसके बाद चंद्रयान 2 भी हुआ था, जो बहुत हद तक फेल साबित हुआ, लेकिन इसका बदला भी इसरो ने चंद्रयान 3 भेज कर लिया। भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने मून के साउथ पोल पर पहली बार में ही सैटेलाइट उतारी थी। आपको याद होगा, इसी टाइम पर जापान और रशिया ने भी साउथ पोल पर सैटेलाइट उतारने की कोशिश की थी, पर वो बुरी तरह से फेल हुए थे। ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं इसरो के जो हमने और आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, हर एक इंडियन को इसरो पर गर्व है। इसरो के लिए सक्सेसफुल मिशन करना मानो टोपी से खरगोश निकालने जैसा हो गया है। किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन हर बार इसरो साबित कर देता है। सालों पहले साराभाई को भी यही साबित करना पड़ा था। ना जाने कितनों को यकीन दिलाना पड़ा था कि इसरो पर भरोसा कर सकते हैं। इसरो की कहानी कोई 15 या 20 मिनट की वीडियो नहीं है, उससे बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत स्ट्रगल और हार्डवर्क था और है आज भी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें नए और मजेदार कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।